12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ कथा साहित्य के अंतर्गत भीम साहनी द्वारा लिखित खून का रिश्ता। आप देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सगे संबंधियों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। यह कथा आपको बहुत सीख देगी, साथ ही साथ मनोरंजन के साथ आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते ही आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। वीर जी उसका भतीजा है, उसकी सगाई हो रही, ऐसा वो सपना मंगलसेन देख रहा है। मंगलसेन, उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है, और वो बहुत ही निर्धन और परित्यक्त व्यक्ति है जो ये सपना देख रहा है कि केसर जैसे बहुमूल्य पदार्थ का पेय वो उसके हाथ में उस गिलास को लिए हुए है और केसर मिश्रित उस दूध को वो पी रहा है, जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है, कभी पिस्ते की, और काजू पिस्ता बादाम केसर युक्त दूध पी रहा है, मज़े ले रहा है। ये वो केवल सपना देख रहा है, ये उसके पहुंच से बहुत बाहर की बात है। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचा जात छोटा भाई है। देखिए, भाई में कोई भाई जब बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है और कोई भाई ऐसे ही साधारण रह जाता है, तो सामाजिक परिस्थितियां बहुत भिन्न हो जाती हैं और वो उपेक्षा का पात्र बनता है। उसका बेहतरीन उदाहरण आप इस खून के रिश्ते में देखने को पाएंगे। तो मेरा चचा जात छोटा भाई है। मंगलसेन, समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? चाचा जी थोड़ा सा और अच्छा ले आओ, आधा गिलास, मंगलसेन कहता है, और तर्जनी से गिलास के तले में से शक्कर निकाल कर चाटने लगता है। मंगलसेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। और वाकई में उनके भाई के लड़के की शादी थी, और ये चूँकि ये बहुत ही परित्यक्त व्यक्ति था और बाबूजी थोड़ा अमीर चलते पुर्जे के आदमी थे, और ये कोई गुंजाइश नहीं थी कि उस सगाई में वो भी जा पाएगा। तो अब क्योंकि उसने ऐसा सपना देखा था, तो उसका भी मन हुआ कि अपने बाबूजी के, अपने भाई के लड़के की शादी में, भतीजे की शादी में मैं जाता। ये सपनों की बात नहीं थी। आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा और फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा कि बैठने नहीं देता था कि आज तो समधी के घर जाना है। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलिम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। अब वो जाने के लिए बेचारे परेशान हैं, और वो एक आया, उसने कहा कि संतू नामक व्यक्ति, और उसने कहा, बुरी सूचना दी कि तुमको बाबूजी नहीं ले जाएंगे सगाई में। चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, यानी कंपन हो गई, पर यह सोचकर कि
संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, केवल बाबूजी जाएंगे। तो वीर जी आए हैं। चाचा मंगल सेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। तो उसने सोचा कि हो सकता है सही बात कह रहा हो, पुराना नौकर है। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कस लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपये की शर्त लगती है। बस बकबक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के एन बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबू जी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं तो अभी मैं मामला कैंसिल कर दूँ। बस आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्या करेगा? मैं कान खींचकर इसे मनवा लूँगा। बाबूजी ने बेटी की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। परवीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए, 1.25 रुपये लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती। मनोरमा सिर झटक कर बोली, वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा, वहाँ उनमें कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समझी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज़ आई। और मंगल सेन बेचारा वो उसकी नौकरों जैसी हालत थी, बहुत ही फटे हाल था और एक तरह से पैरासाइट समझ लीजिए, परजीवी। अच्छा, अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र में मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो ऊंचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ और जब सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीट कर बार बार छड़ी ठकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करके कहता, आओ मंगल सेन जी पेच कस दें। और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखा कर कहता, अपनों से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी ज़माने में फौज में रह चुका था, इसी कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है, पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना ऐसा नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झाँका। खिचड़ी मूछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी भौहों के नीचे दाईं आँख कुछ ज़्यादा खुली और बाईं आँख कुछ ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों के होते हुए। आओ मंगल सेन जी आओ, ज़रा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो, यानी उनके पैर छुओ। बेटा तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेंप गए। कोने में बैठा संतू जो नल के पास बर्तन साफ करने लगा था, मलने लगा था, कंधे के पीछे मुँह छिपाए हंसने लगा। जीत रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा। वीर जी के सिर पर इस गंभीरता के साथ हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए।
मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह, बैठ जा मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी बोले, आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा। वीर जी ने कहा, 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगे नहीं टूट जाएंगी। बाबूजी बोले, यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। आओ मंगलसेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांत तले होठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगलसेन छज्जे पर से चटाई उठाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया, मलकर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देख हंसती हुई वो बोली, जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहे ठीक लगते हैं, पर जब उठें तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं है। चाचा मंगलसेन संतू से आग्रह करने लगा। यानी वो ऐसा आदमी था जिसे नौकर से लेकर हर आदमी कोई तवज्जो उसे नहीं देता था। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगलसेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रख दी। थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियाँ रखी थी। चपातियाँ खूब गर्मा गर्म थी, क्योंकि शादी विवाह का माहौल था। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया है उसने या नहीं? मंगलसेन खुशी में था, उसी तरह चेक कर बोला, बाबूजी वह अफीमची कभी घर पर मिलता है, कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होंठ भींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तो करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खोल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। देखिए, एक भाई जब बहुत अमीर हो जाता है, दूसरा गरीब रहता है, उस पर पलता है, तो इसी तरह से वो बेइज्जती को प्राप्त होता है। खून का रिश्ता भी काम नहीं आता है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी? माँ ने पूछा। मंगलसेन का कौर अभी गले में हटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं भौजाई जी, बस अब नहीं। वो अपमान खाते समय नहीं करना चाहिए। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है, तो जब मैं कभी बाहर जाऊँगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। ऐसा है, वो बड़ा भाई जब बहुत अमीर हो जाता है, छोटा भाई गरीब रहता है या नॉर्मल रहता है, तो चाहे बड़ा हो जाए छोटा हो, एक नॉर्मल रहेगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसी तरीके से वो बात करेगा। लेकिन वो उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर, लेकिन उसमें एक अकड़ होती है। खून का मजबूत रिश्ता होने के बावजूद भी वो बेइज्जती ही फील करता है ऐसा व्यक्ति। मैं आज ही किराया ले आऊँगा, बाबूजी ना देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमा कर नहीं खिलाते। ज़मीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। और बड़ा भाई थोड़ा पिता के समान छोटे भाई पर रौब भी जमाता है, जो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई, दिल में ऐसा हुलास उठा कि चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों में रख दें। इमोशनल हो गया। फूंक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी फड़क जाए तो कहना, डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। लाम मतलब सेना में मैं रहा हूँ बाबूजी। बसरे की लड़ाई
में कप्तान रस्किन था हमारा कप्तान रस्किन, जो बसरा की लड़ाई हुई थी। बसरा एक देश है। कहने लगा, ये अरेबियन कंट्री। कहने लगा, देखो मंगल सेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वो हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा अभी लो साहब, और अकेले ही मैं वहाँ से बोतल निकाल लाया है। ऐसी क्या बात है। मंगल सेन फिर चेखने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे बोली, चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगल सेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने? तू जा अपना काम देख, जो ज़रूरत हुई तो तुझे बुला लेंगे। बाबूजी बोले। चाचा मंगल सेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी। वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगे, देखो जी, नौकरों के सामने मंगल सेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुँह मुलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है, मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी हैरान होकर पूछे। उनके थोड़ी आदत थी बाबूजी की, जो दिल से अच्छे थे। यूँ रुखाई के साथ नहीं बोलते। वो क्या सोचता होगा, इस तरह बेआबरुआई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो, मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी को घूम कर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी आप अकेले जाएं और 100 रुपये लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सब एक से बढ़कर एक थे। उसमें कोई किसी की बात मानने वाला नहीं था। सहसा बाबूजी ने सिर पर पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुस्वा करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो वो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। इनकी माँ कन्फर्म करवा रही थी कि ऐसा ना हो कि दूसरे चाचा को ले जाएं, किसी दूसरे आदमी को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ, वो 2 पैसे का उसने शर्त लगाया था ना नौकर ने, तो माँ झट से बोली, हाय बेटा, हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं, सारा शहर थू-थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब इसलिए। मैं कब कहती हूँ ये ना जाए, ये भी जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहुरूपिये को साथ ले जाएं। क्या ये अच्छा लगेगा? देखा, माता जी भी बदल गई। क्या कहा है, लाइनें देखिए। माँ झट से, हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं, सारा शहर थू-थू करेगा। तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें, जा फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है, मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का ना था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के हज़ारों रुपये लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो 100 रुपये में सगाई करना चाहता है। तो मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है मंगल सेन जाए। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। जा संतो मंगल सेन को कहा तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। अब मंगल सेन की तैयारी देखो कैसी हो रही है। मंगल सेन को मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई, बाबूजी मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक वो कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले
क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन, मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे। और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है, जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी टंकी को खोला और कपड़े बदलने लगा। टंकी मीन्स छोटा संदूक। घंटा भर बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। वह यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगलसेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज और ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वो आगे बढ़ाई। वही जो मिलिट्री में बहुत पहले कपड़ा रखा था, वही महिला गुजेला पहन के वो तैयार हुआ। अरे क्या उसके लिए क्या व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। मनोरमा जा भाई की अलमारी में से एक धुला पजामा निकाल ला। फिर बाबूजी कमरे की ओर मुँह मुँह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना, मंगलसेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई, संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन में के एन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की दो सहेलियां भी आ पहुंची थी। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े हुआ आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगलसेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवाभगत हुई कि देखते बनता था। मंगलसेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा, पंखा चल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और। उसने जो सपना देखा था वो साकार हो गया। जब जवाब में मंगलसेन ने कहा, हाँ आधा गिलास ले आओ। आज क्यों बहुत दिन के बाद दूध मिल रहा है तो पी लिया जाए पेट भर। समधियों के घर की ऐसी सजधज की मंगलसेन दंग रह गया। उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज़ ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी आपकी दया से लड़की भी इस साल बीए पास किए है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों, आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितनी थाल लगाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा। मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपये है, मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। दहेज नहीं लिया। आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी? पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कराए, नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपये लेकर ही जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। हमें केवल क्या चाहिए? लड़की चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। झोंक कर बोला, एक बार जो कह दिया जी कि हम 1.25 रुपये ही लेंगे, आप बार बार से क्यों करते हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के घर में टिके हुए हैं, लाला जी के ने आसरा दे रखा है। औकात बता दिया है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया और नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियाँ रखी थी। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, रंगा हुआ धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। ठीक, अब ये चांदी चम्मच गायब हो जाएंगे, इसके लिए इनकी खैर नहीं है। मंगलसेन की भी बहुत बेइज्जती होगी। आपने आखिर अपनी ही बात की। बाबूजी ने हंसकर कहा, मैं तो केवल 1.25 रुपये लेने आया था। मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियाँ, थाल और चम्मचों का मूल आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ छज्जे पर खड़ी थी। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगलसेन के कंधे पर थाल था। मंगलसेन थाल लिए थे जैसे कोई बहुत बड़ा तोप लिए हों, लाल रंग के रुमाल में ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे जिसकी शादी होने वाली थी, और पलंग पर लेटे किसी नावल यानी उपन्यास के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए, प्रभा यानी उसकी जैसे शादी होगी वीर की, मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वो क्या सोचती होगी? मन ही मन
तो जरूर मैं आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है। लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते मंगलसेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा उसकी सहेलियाँ भागती हुई जंगले पर आ गई। मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगलसेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट का इंतजार नहीं कर सकती। वाह जी वाह। मनोरमा हंसकर कहा, बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी से गले मिलकर बधाई देने लगीं। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए, जंगला में खिड़की, और नीचे आंगन के दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथों से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरिया, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से जाकर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। आज पूरे फुल स्विंग में हैं। इतने में माँ जी को याद आई 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच। यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो सिर्फ यहाँ 2 रखे हैं। नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगलसेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। फंसे मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगलसेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहे थे। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूँ खड़े थे जैसे नौकर हो। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली है, BA पास है, सीना परोना भी जानती है, सिलाई कढ़ाई जानती है। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा। मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगलसेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। उनकी अम्मी बोली। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवाओगे। कुछ नहीं तो 5-5 रुपये का एक ही चम्मच रहा होगा। मंगलसेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता बज्जात, बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीज़ दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ हो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुँचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी हो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा ना ताओ मंगलसेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिझोड़ दिया। जिसकी शादी हो रही है, लड़का अपने चाचा को, आपको इसलिए भेजा था कि आप चीज़ें गंवाएं। सभी चुप हो गए। सकता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे ये क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। उनको पूरा बाबूजी को शक हो गया कि इसने चुरा लिया। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियाँ झेप गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। एक से बढ़कर एक है। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था तो कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा।
इस जेब में तो नहीं है। मनोरमा बोली। और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक ही चीज़ निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लग कर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज़ थी। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गर्ज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपये चम्मच के ले लूँगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से, धम्म से ज़मीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतर कर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है। माँ जी ने कहा। फिर घबरा कर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटा लाओ। बेहोश हो गया। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, ज़रूर कहीं गिर गया होगा। उनके बाबूजी ने थप्पड़ नहीं मारा था, बदतमीजी दिखाई थी। केवल बदतमीजी से पेश आए थे कि ये बहुत लापरवाह है। और वीर जो जिसकी शादी होने वाली थी, उसने उनके कंधे को पकड़कर झिझोड़ दिया था। और फिर वो देखो पश्चाताप कर रहा है कि हमको बीच नहीं पड़ना चाहिए। और बताओ, इतना लाचार आदमी क्या चुराएगा चम्मच है। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। उनकी जान जा रही, वो बेहोश बड़े हैं। वहाँ शादी की ढोल बज रही है। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ आंगन में कालीन बिछवाकर बैठ गई। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा हुआ। संकोच वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि वो प्रभा का भाई, ये वीर जी का साला। भागी हुई उसके बाद जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ, मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सच्चा गया। नहीं, मैं तो ये देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों से वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। उनकी जो बेइज्जती होनी थी हो गई, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नज़रें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंककर हाथ में करती, मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी की छींटे देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नगद तुम्हारे हथेली पर रख दूँगा। अब इसका क्या शर्त का कोई अर्थ नहीं रह गया उसके लिए। बच्चों, ये वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और मोर अपडेट्स के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल पर विजिट करिए। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।